भगवान शिव और माँ पार्वती से प्रार्थना है कि सभी के जीवन में दुखों को दूर करें तथा सद्बुद्धि प्रदान करें। वैवाहिक जीवन पर बने ज्योतिष पथ पार्ट 1 को आप लोगों ने सुना, काफ़ी अप्रिशिएट किया। आपका एप्रिसिएशन हमें, हमारी टीम को प्रोत्साहित करता है। एक अभी तुरंत विचार हमारे मन में आया तो मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं। डॉक्टर और ज्योतिष का आपके जीवन पे बहुत बड़ा महत्व रहता है। इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कोई बात कहता है तो आपको जीवन पर्यंत याद रहती है। आपको किसी और की कही बात भले ही याद ना रहे, पर इन दोनों में से किसी ने कोई बात आपसे कही है तो जीवन पर्यंत आपको याद रहेगी। ऐसे में इन दोनों लोगों का चुनाव करते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो आपकी समस्या के प्रति गंभीर हों। वर्तमान में बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिन्हें आप देखकर अनुमान भी नहीं लगा सकते कि वो कितना ज्ञान रखते हैं। आज वर्तमान में इस विद्या का विधिवत सिलेबस है, उसकी परीक्षा होती है और हमारी टीम में बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो बहुत कम उम्र के बाद भी वो ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञान रखते हैं। खैर, ये विषय लंबा हो जाएगा, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। अपने विषय पर आते हैं। आप सबने पार्ट 1 विवाह की कुंडली मिलान में नक्षत्रों पर चर्चा की, सुना। उसमें लग्न, चंद्र लग्न, सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश तथा स्त्री का कारक मंगल, पुरुष की कुंडली में शुक्र, ये सब आप जानते हैं। इन सभी के नक्षत्रों को देखने के बाद बात विवाह की हो तो नौमांश की चर्चा के बिना हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। पहले के समय में लगभग 1985 के पूर्व की कुंडलियों में नौमांश बहुत कम देखने को मिलता था। ये ज़्यादातर साउथ की कुंडलियों में मिलता था, लेकिन जब से ये नए नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं तो उनके माध्यम से प्रसार प्रचार बढ़ा और निरंतर अब लोग नौमांश को महत्व देने लगे हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि चतुर्थ भाव सुख का भाव है, तो नौमांश चार्ट का चतुर्थ भाव भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यदि इसमें शुभ ग्रह हैं, शुभ प्रभाव है और ये पाप कर्तरी में नहीं है, तो आप ये निश्चित जान लें कि ये आपके खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। इसी प्रकार नौमांश चार्ट का सप्तम भाव और तुला राशि तथा लग्न चार्ट में सप्तम भाव में जो राशि पड़ी है वो नौमांश में पीड़ित नहीं होनी चाहिए। इस बात को मैं फिर से एक बार कहता हूँ, आवश्यक है नौमांश चार्ट जो आपका है, जिसको D9 भी बोलते हैं, उसके सप्तम भाव में कोई भी राशि पड़ी हो वो पीड़ित नहीं होनी चाहिए। तुला राशि जहाँ भी हो वो पीड़ित नहीं होनी चाहिए। और आपका लग्न कुछ भी रहा हो, लग्न चार्ट में सप्तम भाव में जो राशि पड़ी है वो नौमांश में पीड़ित नहीं होनी चाहिए। अगर ये शुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं तो ये भी वैवाहिक जीवन के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। ये स्पष्ट होता है इससे कि जातक का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। मुझे एक पंक्ति और अचानक याद आ रही है। मैंने एक लगभग 35 वर्ष पूर्व, 40 वर्ष पूर्व पढ़ा था। एक पत्रिका आती थी, शायद आप लोगों को याद हो, सरिता। सरिता पत्रिका में एक लेख था जिसमें लिखा था कि जन्म पत्री के साथ साथ कर्म पत्री भी अवश्य मिलाएं। तो इसका आशय ये है कि जन्म पत्री के तमाम गुणों को मिलाने के बाद, जैसे आप विचार करें कि कोई बेटी आपकी या बेटा आपका डॉक्टर है तो बेहतर होगा कि उसकी डॉक्टर से विवाह हो। इंजीनियर है तो उसका इंजीनियर से विवाह हो। सीए है तो सीए से विवाह हो।
अगर ऐसा मिलान भी करते हैं तो निश्चित रूप से विवाद की संभावना बहुत कम रहती है। दूसरी बात जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक हो जाती है, जो कुंडली मिलान में अष्टकूट हैं उसमें एक मिलान योनि का भी है। अब वर्तमान समय में बेटे बेटियों की जो सोच और स्तर है वो किसी से छिपा नहीं है। तो ऐसे में अब हम मानसिक और आत्मिक स्तर पर कम जी रहे हैं, शारीरिक और धन के प्रलोभी ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे में अगर कुंडली के अंदर योनि मिलान करते समय महाबैर योनि का भी हमको ध्यान रखना चाहिए, जो बहुत आवश्यक है। अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से अपने बच्चों के लिए या अपने लिए हम सही पार्टनर का चुनाव कर सकेंगे। अभी इस विषय में बहुत कुछ बोलना है। अगले पार्ट में मैं आपको और भी जानकारियों से अवगत कराऊंगा, जिसमें अष्टक वर्ग है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि विवाह का मिलान एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। और मेरी जितनी जानकारी है मैं आपको सभी जानकारी से अवगत कराऊंगा। आशा करता हूं कि आपको ये हमारे जो श्रृंखला है उससे ज्ञान अर्जन होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।